पहले एविडेंस लिख लीजिए, सेकेंड पीरियड में आपका आईपीसी चलेगी। देखिए, जो प्रश्न लिखवाना था आपका, ये एविडेंस में हेडिंग वो प्रश्न बना लीजिए। मुख्य परीक्षा से आप क्या समझते हैं? प्रश्न बनाइए। मुख्य परीक्षा से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्य। प्रश्न बनाइए भाई, मुख्य परीक्षा से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्य एवं क्षेत्र का। इसके उद्देश्य एवं क्षेत्र का उल्लेख करिए। इसके उद्देश्य एवं क्षेत्र का उल्लेख करिए। ये भी क्वेश्चन आपका ये मेंस में बन चुका है यूपी में भाई आपका। ये जो क्वेश्चन है आपका मेंस में बना है, इसको लिखिए, उत्तर इसका लिखिए। लिखिए, साक्षियों का साक्ष्य। पहले भूमिका लिखिए। साक्षियों का साक्ष्य सामान्यतः खुले न्यायालय में साक्षियों का साक्ष्य सामान्यतः खुले न्यायालय में न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिया जाता है। न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिया जाता है। जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित होता है, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित होता है, तब उसे शपथ दिलवाई जाती है। जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित होता है, तब उसे शपथ दिलवाई जाती है। तत्पश्चात उसकी परीक्षा तत्पश्चात उसकी परीक्षा प्रारंभ होती है। तत्पश्चात उसकी परीक्षा प्रारंभ होती है।
सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, ऐसे सर्वप्रथम माने सबसे पहले, सर्वप्रथम ऐसे साक्षी की मुख्य परीक्षा की जाती है। सर्वप्रथम ऐसे साक्षी की मुख्य परीक्षा की जाती है। पैराग्राफ चेंज करिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 में मुख्य परीक्षा को परिभाषित करते हुए 137 में मुख्य परीक्षा को परिभाषित करते हुए चला दीजिए, देखिए क्या करके ऑन करिए, ये बंद करिए। पीछे वाला चलाइए, देखिए वहां से देखिए। वाक्य बोलिए तो। हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 में मुख्य परीक्षा को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि के बाद कामा दे दीजिएगा। यह कहा गया है कि के बाद कामा देना है। किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा, किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा, फिर कामा दीजिए, जो उसे बुलाता है। किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा, फिर कामा दीजिए, जो उसे बुलाता है, फिर कामा देना है। परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी। परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी। इस अधिनियम की धारा 138 में, इस अधिनियम की धारा 138 में परीक्षाओं का क्रम देते हुए, परीक्षाओं का क्रम देते हुए यह कहा गया है कि साक्षियों से प्रथमतः मुख्य परीक्षा होगी। साक्षियों से प्रथमतः मुख्य परीक्षा होगी। हेडिंग डालिए, मुख्य परीक्षा का उद्देश्य। हेडिंग डालिए, मुख्य परीक्षा का उद्देश्य।
पहला लिखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लीजिएगा। पहला लिखिए, साक्षी द्वारा, साक्षी द्वारा प्रश्नों के माध्यम से, साक्षी द्वारा प्रश्नों के माध्यम से पक्षकार के पक्ष में, पक्षकार के पक्ष में तथ्यों के बारे में, पक्षकार के पक्ष में तथ्यों के बारे में कहलवाना, तथ्यों के बारे में कहलवाना। सेकंड लिखिए, संपूर्ण मामले, संपूर्ण मामले का वर्णन करना, संपूर्ण मामले का वर्णन करना। तीसरा लिखिए, न्यायालय के समक्ष न्यायालय के समक्ष उस मामले से संबंधित, न्यायालय के समक्ष उस मामले से संबंधित समस्त सूचनाओं को रख देना, समस्त सूचनाओं को रख देना जो साक्षी के ज्ञान में है, जो साक्षी के ज्ञान में है। अगला उद्देश्य लिखिए, दुर्बल तथा डरपोक साक्षी को, दुर्बल तथा डरपोक साक्षी को आत्मविश्वास दिलाने, आत्मविश्वास दिलाने और निर्भीक रहने का, और निर्भीक रहने का प्रयत्न करना। निर्भीक रहने का प्रयत्न करना। अगला लिखे, क्रम अनुसार सभी तथ्यों का प्रकटीकरण करना, क्रम अनुसार सभी तथ्यों का प्रकटीकरण करना। कितना उद्देश्य हुआ देखिए, तो 5 इतना पर्याप्त है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अब उद्देश्य न लिखे, 5 उद्देश्य हो गया। मुख्य परीक्षा प्रश्न उत्तर के रूप में की जाती है, मुख्य परीक्षा प्रश्न उत्तर के रूप में की जाती है।
साक्षियों से यह अपेक्षा की जाती है कि साक्षियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे तथ्य के बारे में वे तथ्य के बारे में साक्ष्य दें, न कि राय के बारे में। वे तथ्य के बारे में साक्ष्य दें, न कि राय के बारे में। लेकिन विशेषज्ञ साक्षी इसका अपवाद है। लेकिन विशेषज्ञ साक्षी इसका अपवाद है, जो न्यायालय में अपनी राय भी प्रकट कर सकता है। जो न्यायालय में अपनी राय भी प्रकट कर सकता है। पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डालिए, मुख्य परीक्षा का क्षेत्र। मुख्य परीक्षा का क्षेत्र। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, धारा 138 सेक्शन 138। लिखिए इसमें, मुख्य परीक्षा सुसंगत तथ्यों से संबंधित होनी चाहिए। मुख्य परीक्षा सुसंगत तथ्यों से संबंधित होनी चाहिए। इसमें मामले से विसंगत तथ्य के बारे में इसमें मामले से विसंगत तथ्य के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। विशेषज्ञों के अलावा, इसी लाइन में अभी लिखना है, विशेषज्ञों के अलावा अन्य साक्षियों द्वारा, विशेषज्ञों के अलावा अन्य साक्षियों द्वारा राय अन्य साक्षियों द्वारा राय प्रकट नहीं की जाएगी। राय प्रकट नहीं की जाएगी। अगली धारा लिखिए 142। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सेक्शन 142। लिखिए, मुख्य परीक्षा में सामान्यतः सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। मुख्य परीक्षा में सामान्यतः
सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं मन लीडिंग क्वेश्चन, लेकिन यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तब विपक्षी पक्षकार द्वारा उस पर आपत्ति की जा सकती है। तब विपक्षी पक्षकार द्वारा उस पर आपत्ति की जा सकती है। ऐसी दशा में न्यायालय की इजाजत लेकर ऐसी दशा में न्यायालय की इजाजत लेकर मुख्य परीक्षा में भी सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। न्यायालय की इजाजत लेकर मुख्य परीक्षा में भी सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर विरोधी माने विरोध करता है तब। इस प्रकार आपका जो मुख्य परीक्षा की परिभाषा, फिर 5 उद्देश्य और जो क्षेत्र आएगा वो समाप्त हुआ। अगला एक और परीक्षा बची है, वो भी लिखवा दिया। लिखिए पुनः परीक्षा, प्रश्न बना लीजिए। तो पुनः परीक्षा प्रश्न बनाइए। ये भी पूछ सकता है भाई, यूपी एपीओ में तो चूंकि आपका एक पेपर एविडेंस का ही रहेगा, तो यूपी के लिए तो भाई आपका एक एक सेक्शन महत्वपूर्ण है। भले बिहार में भी एक पेपर रहेगा, लेकिन यूपी में आपका 100 नंबर का एक पेपर एविडेंस का अलग होगा, और 100 नंबर में सीआरपीसी, आईपीसी और पुलिस एक्ट रहेगा। एविडेंस में आपका प्रयास ये करिए कि बहुत कम ही सेक्शन छोड़ने हैं यूपी के लिए। तो उसको लिखिए। आपका ये भी लिखवा दिया जाए, 1.5 पेज का है क्वेश्चन। पुनः परीक्षा को परिभाषित करते हुए प्रश्न बना लीजिए। तो री एग्जामिनेशन, पुनः परीक्षा को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्य एवं क्षेत्र का उल्लेख करिए। पुनः परीक्षा को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्य एवं क्षेत्र का उल्लेख करिए। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके उत्तर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 में 137 में पुनः परीक्षा को परिभाषित करते हुए पुनः परीक्षा को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि
यह कहा गया है कि किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के पश्चात किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के पश्चात उसको उस पक्षकार द्वारा उसको उस पक्षकार द्वारा कामा दीजिए जिसने उसे बुलाया था, जिसने उसे बुलाया था, फिर कामा देना है, परीक्षा उसकी पुनः परीक्षा कहलाएगी। परीक्षा उसकी पुनः परीक्षा कहलाएगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। धारा 138 पुनः परीक्षा का क्रम। धारा 138 पुनः परीक्षा का क्रम लिखिए। इसमें साक्षियों से प्रथमतः मुख्य परीक्षा होगी। पूरा लिखना पड़ेगा, तीनों परीक्षाएं। साक्षियों से प्रथमतः मुख्य परीक्षा होगी। तत्पश्चात यदि विरोधी पक्षकार ऐसा चाहे तो तत्पश्चात यदि विरोधी पक्षकार ऐसा चाहे तो प्रति परीक्षा होगी। प्रति परीक्षा होगी। तत्पश्चात यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार ऐसा चाहे तो तत्पश्चात यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार ऐसा चाहे तो उसकी पुनः परीक्षा होगी। उसकी पुनः परीक्षा होगी। हेडिंग डाल लीजिएगा, पुनः परीक्षा का उद्देश्य। पुनः परीक्षा का उद्देश्य। फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिएगा। पहला लिखिए उद्देश्य। किसी साक्षी को बुलाने वाले पक्षकार को किसी साक्षी को बुलाने वाले पक्षकार को ऐसा अवसर प्रदान करना ऐसा अवसर प्रदान करना जिससे जिससे
वह मुख्य परीक्षा की उस कमी को जिससे वह मुख्य परीक्षा की उस कमी को दूर कर सके। दूर कर सके अथवा उन असंगत बातों को स्पष्ट कर सके अथवा उन असंगत बातों को स्पष्ट कर सके जिनका प्रतिपरीक्षा के दौरान पता चला है। जिनका प्रति परीक्षा के दौरान पता चला है। सेकंड लिखिए उद्देश्य, ये फर्स्ट रहा। सेकंड, प्रति परीक्षा में अनजाने में किए गए कथन को स्पष्ट करना। प्रति परीक्षा में अनजाने में किए गए कथन को स्पष्ट करना। अगला लिखिए, साक्ष्य की किसी संदिग्धता को दूर करना। साक्ष्य की किसी संदिग्धता को दूर करना। संदिग्धता को दूर करना। अगला उद्देश्य लिखिए, साक्ष्य के संबंध में साक्ष्य के संबंध में प्रतिपरीक्षा द्वारा पैदा किए गए संदेह को दूर करना। पैदा किए गए संदेह को दूर करना। अगला उद्देश्य लिखिए, यदि मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न छूट गया हो। यदि मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न छूट गया हो तब न्यायालय की इजाजत लेकर उसे पूछना। तब न्यायालय की इजाजत लेकर उसे पूछना। हेडिंग डालिए अगला, पुनः परीक्षा का क्षेत्र। री एग्जामिनेशन का क्षेत्र, पुनः परीक्षा का क्षेत्र। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस अधिनियम की धारा 138 में इस अधिनियम की धारा 138 में पुनः परीक्षा के क्षेत्र का उल्लेख करते हुए पुनः परीक्षा के क्षेत्र का
उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण, पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होगी, उद्दिष्ट होगी, जो प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट हुए हों, जो प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट हुए हों, तथा यदि पुनः परीक्षा में न्यायालय की अनुज्ञा से तथा यदि पुनः परीक्षा में न्यायालय की अनुज्ञा से कोई नई बात प्रविष्ट की गई हो, कोई नई बात प्रविष्ट की गई हो, कामा दीजिए, तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में, तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा कर सकेगा, अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा कर सकेगा। अगली धारा लिखिए आपका धारा 142, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पुनः परीक्षा का क्षेत्र। धारा 142 लिखिए, सामान्यतः पुनः परीक्षा में पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। सामान्यतः पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तब विपक्षी पक्षकार इस पर आपत्ति कर सकता है। लेकिन यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो विपक्षी पक्षकार इस पर आपत्ति कर सकता है। ऐसी दशा में न्यायालय की अनुज्ञा से, ऐसी दशा में न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। न्यायालय की अनुज्ञा से
ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए कितना पेज हुआ, 1.5 पेज हो गया कि नहीं, टिप्पणी में आता है भाई कम से कम आपका 1.5 पेज हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखिए भाई आपका। हेडिंग डालिए विशेषाधिकृत संसूचनाएं। प्रश्न बनाइए अगला, विशेषाधिकृत संसूचनाएं किसे कहा जाता है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन। विशेषाधिकृत संसूचनाएं किसे कहा जाता है? इसके बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करिए। इसके बारे में देखिए इसमें आपका क्वेश्चन का मॉडल पहले देख लिया जाए। एक देखिए अगर ये क्वेश्चन बने और ये दे कि आप पूरा विशेषाधिकृत संसूचनाएं लिखिए, तो विशेषाधिकृत संसूचनाओं को परिभाषित करिए और जितनी चूंकि ज़्यादा धाराएं हैं लगभग, तो उसका उपाय यह है कि सभी धाराओं का सार लिखिए, माने सेक्शन याद रखिए और 3-3 4-4 लाइन उन सेक्शनों में क्या क्या बातें हैं, यानी कि उसका क्रीम निकाल कर आपका जैसे दूध है, दूध को मथा जाता है तो उससे क्रीम निकल जाता है। तो जो धारा का क्रोड है या जो धारा का क्रीम है वहीं आप 4 से 5 लाइन तक लिख सकते हैं, क्योंकि आपका 121 से लेकर और 100 आपका इधर आपका 121 से लेकर 131 तक की धाराएं लिखनी पड़ेंगी। तो सभी धाराओं को आप थोड़ा थोड़ा ही लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। कभी कभी ये होता है कि टिप्पणी में अलग से क्वेश्चन बनता है, जैसे पहला क्वेश्चन बन गया कि पति पत्नी क्या सक्षम साक्षी हैं कि नहीं, ये तो अलग चला गया, अलग हम मॉडल बताएंगे। अभी कौन साक्षी साक्षी सक्षम है वो भी हमें बताना है। एक सेकेंड भाई। देखिए फिर इसके बाद आपका जो मॉडल बनता है वह बनता है वृत्तिक संसूचनाएं या आपका राज्य संसूचनाएं। माने तमाम मॉडल बनते हैं, अलग अलग भी क्वेश्चन बना है और संपूर्ण में भी बना है। तो एक लाइन याद रखिए, अगर पूरा क्वेश्चन बने संपूर्ण, तब आप विशेषाधिकृत संसूचना को परिभाषित करिए और उसके बाद सभी धाराओं को 4-4 5-5 लाइन में समाहित करना है। वैसे मैं लिखवाऊंगा डिटेल में, ताकि अगर अलग अलग टिप्पणी में आए तो भाई आप उसी में से छांट कर क्या करिए लिख दीजिए। मैंने जो भी धाराएं लिखवाया जाएगा डिटेल में लिखवाया जाएगा, ताकि जैसे कि वैवाहिक संसूचनाएं, वृत्तिक संसूचनाएं, गोपनीय संसूचनाएं, राज्य से संबंधित सुसंसूचनाएं, ऐसे क्वेश्चन भी टिप्पणी में ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों से भी सतर्क रहना है। तो पहले भूमिका आपका बहुत तगड़ी बांधनी पड़ेगी, क्योंकि बेयर एक तो सब लिख लेंगे
आपकी भूमिका जो 5-6 लाइन दीजिएगा वह सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनर, मैं बता दूं, कोई भी एग्जामिनर वर्तमान समय में आपके एक एक शब्दों को नहीं पढ़ता। आपका ऊपर 10-5 लाइन पढ़ा, एक नज़र डाला, बीच में डाला और लास्ट में लड़का क्या लिखा है। आपका जो 90% वर्तमान में एग्जामिनर हैं वह कापी ऐसे ही जांच रहे हैं कि क्या सेक्शन सही लिखा है कि नहीं, भूमिका में क्या लिखा है इस क्वेश्चन के बारे में, और भूमिका यानी कि आपका प्राइमा फेसाई जो कहा जाता है, यानी कि जो प्रथम दृष्टया यानी कि प्राइमा फेसाई, वह एग्जामिनर इस बात का अनुमान लगा लेता है कि लड़के ने आगे क्या लिखा होगा। यानी कि जैसे हम भी अनुमान लगा लेते हैं कि कोई लड़का डेमो के लिए आया तो 1-2 दिन में अनुमान लग जाता है कि ये पढ़ने वाला है कि गढ़ने वाला, कि पहले पूरे कोचिंगों में क्या करेगा, आपका तफरी मचाएगा, उसके बाद ये पढ़ेगा। जब पैसा बर्बाद कर देगा 2-4 जगह, उसके बाद ज़्यादा लोग आते हैं कि अब क्या करें। तो करेंगे क्या भाई, पढ़िए, कोई रोक टोक थोड़े हैं। मैं तो आज तक किसी से नहीं पूछा कि 1 साल कहाँ थे, 6 माह, फिर आदमी जानता है कि फिर घर वापसी करेगा, तो क्या पूछने की आवश्यकता है। और इतने हजार लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपका ऐसे ही नहीं दम से पढ़ रहे हैं, कई हजार लोग तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो फिर एक बार देखिए, भूमिका आपकी सटीक होनी चाहिए। देखिए, आप कह सकते हैं कि संविधान, एक और तरीका है कि आप संविधान से भी भूमिका उठा सकते हैं, और जो राइट टू इक्वलिटी है, यानी कि जो समता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 14 में, ये विशेषाधिकृत संसूचनाएं उसका एक्सेप्शन है, यानी कि उसका क्या है, अपवाद। लेकिन वहां से हम नहीं उठाएंगे, आपका डायरेक्ट हम लेंगे। लिखिए भाई, आपका उत्तर लिखिए। विशेषाधिकृत संसूचना शब्द को विशेषाधिकृत संसूचना शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। किसी अन्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। खड़ी पाई देकर इसी लाइन में लिखिएगा। सामान्यतः यह ऐसी संसूचनाएं हैं, सामान्यतः यह ऐसी संसूचनाएं हैं जो अपनी विशिष्ट प्रकृति के कारण स्वयं में एक वर्ग निर्मित करती हैं। अपनी विशिष्ट प्रकृति के कारण स्वयं में एक वर्ग निर्मित करती है तथा भिन्न व्यवहार की अपेक्षा करती है तथा भिन्न व्यवहार की अपेक्षा करती है। लोकनीति यह अपेक्षा करती है कि लोकनीति यह अपेक्षा करती है कि
इनकी गोपनीयता बनाए रखी जाए। इनकी गोपनीयता बनाए रखी जाए। इनका उल्लेख इनका उल्लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 121 से लेकर 121, 121 से लेकर 121 से लेकर नहीं 34 नहीं भाई, 132 तक में किया गया है। 121 से लेकर 132 तक में किया गया है। जिन्हें कुछ दशाओं में प्रकट करने हेतु विवश नहीं किया जाएगा। जिन्हें कुछ दशाओं में प्रकट करने हेतु विवश नहीं किया जाएगा तथा कुछ दशाओं में अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। ये जरूर लाइन लिखिएगा। कुछ दशाओं में, जिन्हें कुछ दशाओं में प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा तथा कुछ दशाओं में अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। दोनों शब्द जरूर ऐड करना है। एक लाइन और आप जोड़ सकते हैं। ये संसूचनाएं समता के नियम का अपवाद हैं। इसी लाइन में लिखिए यही, ये संसूचनाएं। भाई आर्टिकल 14 का ये एक्सेप्शन है, मैं बता दूं। ये संसूचनाएं समता के नियम का अपवाद हैं तथा अधिकार एवं कर्तव्य दोनों के रूप में प्राप्त हैं। तथा अधिकार एवं कर्तव्य दोनों के रूप में प्राप्त हैं। इसमें से काट छांट भी आप कर सकते हैं। अगर भूमिका अधिक आपको लगे तो आप काट छांट भी कर सकते हैं, लेकिन भूमिका जरूर लिखिए। जो ये भूमिका लिखवाई गई, भले थोड़ा शब्द कम लिखिए, भले निचली लाइन एक दो छोड़ दीजिए, लेकिन विवश नहीं किया जा सकता, अनुज्ञा नहीं, ये जरूर लिखना है। और नेचर इसका लिखना है। लिखिए, हेडिंग डालिए सेक्शन 121। अब वहीं एक एक सेक्शन आपका लिखना है। यहाँ अलग से भी भाई क्वेश्चन बनता है, फिर अब बता दें आपका, ये नहीं कि मैंने अलग से भी आपका इसमें क्वेश्चन बना है। लिखिए, धारा 121। लिखिए, मजिस्ट्रेट तथा न्यायाधीश या न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट। लिखिए, न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायालय में
न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते, न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते अपने स्वयं के आचरण के बारे में, अपने स्वयं के आचरण के बारे में या ऐसी किसी बात के बारे में या ऐसी किसी बात के बारे में, कामा दीजिए, जिसका ज्ञान उसे, ऐसी किसी बात के बारे में, कामा दीजिए, जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते, ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय में हुआ, न्यायालय में हुआ, कामा दीजिए, किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, ऐसे किसी भी न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय, ऐसे किसी भी न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय, कामा दीजिए, जिसके वह अधीनस्थ हैं, जिसके वह अधीनस्थ हैं, फिर कामा दीजिए, विवश नहीं किया जाएगा, विवश नहीं किया जाएगा, फिर कामा दीजिए, किंतु अन्य बातों के बारे में, किंतु अन्य बातों के बारे में, कामा दीजिए, जो उसकी उपस्थिति में, जो उसकी उपस्थिति में उस समय घटित हुई थी, जो उसकी उपस्थिति में उस समय घटित हुई थी जब वह ऐसा कार्य कर रहा था, जब वह ऐसा कार्य कर रहा था, फिर कामा दीजिए, उसकी परीक्षा की जा सकेगी, उसकी परीक्षा की जा सकेगी। ये आधा घंटा का ब्रेक रहेगा आपका। मान के चलिए आपका 11:15 बजे या